वैक्सीनेशन शुरू हो गया और पहले दिन 3,352 सेंटर्स पर 1,91,181 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। जहां पर वैक्सीनेशन है वहां पर सियासत है, लेकिन सियासत के बीच में एक राज्य ऐसा है जिसने कोरोना काल में अपनी लड़ाई, अपने जज्बे की वजह से एक नई नजीर पेश की। आपको याद है ना, भीलवाड़ा मॉडल, जहां पर कोरोना से निजात पाने के बाद एक ऐसा इंटरनेशनल मॉडल बना जहां पर 7 समंदर पार से भी लोगों ने यह पूछा कि राजस्थान में ऐसा कैसे हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश ने यह काम करके दिखाया। फिर उसके बाद भीलवाड़ा से लेकर के बीकानेर तक और जयपुर से लेकर के जैसलमेर तक राजस्थान ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि आज की तारीख में अब 11 जिले ऐसे हैं पिछले दिनों जहां पर कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए और कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। वैक्सीनेशन से लेकर के राजस्थान की सियासत, कांग्रेस की सियासत, किसान राजनीति, सभी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी। रघु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि वैक्सीनेशन की शुरुआत में कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप, संजीवनी को लेकर के कितने आशावादी हैं आप, और आगे बाकी और भी जो वैक्सीन आने वाली है राजस्थान की तैयारी क्या है? क्योंकि राजस्थान ने भीलवाड़ा मॉडल, बीकानेर मॉडल, जयपुर मॉडल, जैसलमेर मॉडल के जरिए यह दिखाया था कि कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई कैसे लड़नी होती है। देखिए, राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस ढंग से कोविड से हमने मुकाबला किया जी, अभी आप खुद बोल रहे हैं, भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, ये बड़ा टफ काम था। शुरुआत में हमने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया, सारे जो चिकित्सा जगत के नामी गिरामी लोग थे उनसे चर्चा की, एनजीओ से बात की, धर्मगुरुओं से बात की, लगभग 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस किए और लॉकडाउन भी करने वाला राजस्थान पहला स्टेट था। उसके बाद मास्क को अनिवार्य करने वाला विधानसभा में कानून लेके हम आए और करीब 1.5 करोड़ मास्क सरकार ने खुद ने बंटवाए। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य था। और आपने देखा होगा जिस ढंग से 8 तारीख को हमारे यहाँ 0 मृत्यु थी, परसों भी हमारे यहाँ 0 मृत्यु थी, तो 200 के करीब केसेस रह गए पर डे। तो हमारा जो रिकवरी रेट है 97.5% हो गया है और मृत्यु दर तो निरंतर 1% से कम रहा है। कभी 0.86 रहा, कभी 0.87 हो गया। तो हमने जिस ढंग के मैनेजमेंट किए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से मजबूत किया राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पहले 4 दवाओं को कॉम्बिनेशन हमने शुरू किया, बहुत ही सक्सेसफुल था। आईसीएमआर ने भी उसको अप्रूवल दी। जो मलेरिया में क्लोरोक्विन आती थी, टेमीफ्लू जो स्वाइन फ्लू में काम आती थी, और एचआईवी एड्स में जो रोटिनावीर और लोपिनावीर, इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन से हमने मरीजों को ठीक करने का काम किया। उसके बाद में HCQ आया और उसके बाद हमने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। 10 सेंटर्स पे राजस्थान में प्लाज्मा जो रिकवर हो गए थे पेशेंट, उनका डोनेट करवाया गया और उसको चढ़ाया, अच्छा रिजल्ट आया सामने। और जो 2 इंजेक्शंस थे, करीब 40,000 के इंजेक्शन थे, वो भी गरीबों को राजस्थान में निःशुल्क लगाया गया। ओके, ठीक है। जिस ढंग से चाहे ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे हों, लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट लगे हों, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइप सिस्टम लगाओ, वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट की बात हो या आईसीयू बेड की बात हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की बात हो, चाहे सामान्य बेड की बात हो, ठीक है, चाहे क्वारंटीन फैसिलिटीज डेवलप करने की बात हो, राजस्थान ने कोई कोर कसर रखी नहीं। हमारा राजस्थान सतर्क है स्लोगन था। और जब लॉकडाउन लगा तो भी हमारा नारा था, रघु शर्मा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान कितना सतर्क है और राजस्थान ने हेल्थ सेक्टर में जितना काम किया है। और मैंने कहा ना कि कोरोना के खिलाफ चाहे वो रामगंज की लड़ाई हो, चाहे भीलवाड़ा की लड़ाई हो, अपने आप में ये इंटरनेशनल मॉडल बना। और हालांकि आपने मेरे एक सवाल का जवाब पहले ही दे दिया, मैं आपसे ये पूछने वाला था, आज की तारीख में राजस्थान में 11 जिलों में संक्रमण का एक भी केस नहीं है, कैसे आपने कर दिखाया, लेकिन आपने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। लेकिन अगली बात एक और कहना मैं चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं या फिर गैर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उनकी एक मांग है। अब देखिए ना, कल ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्थान में भी ये बात बोली है कि मुफ्त का टीका मिलना चाहिए, केंद्र सरकार ये फैसला करे। क्या आने वाले दिनों में या बहुत जल्दी भारत में मुफ्त कोरोना का टीका मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 8, 9, 10 महीने हो गए कोरोना से लड़ते हुए, रेवेन्यू रिसीप्ट राज्यों की कम हो गई है और वैसे भी
इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है फेडरल स्ट्रक्चर में वो राज्य ही करते हैं। पॉलिसी अगर भारत सरकार बनाएगी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम राज्यों के ऊपर रहता है। ठीक है। हमारा जीएसटी का जो हिस्सा राशि है वो भी पूरा नहीं मिल पाया। हम जानते हैं कि भारत सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट भी कम हुई है, लेकिन इस महामारी का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मिल के मुकाबला किया है। महामारी के दौर में कोई पॉलिटिक्स हो भी नहीं सकती। हम लोग इसीलिए प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं, दौर में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात है रघु शर्मा जी, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि महामारी के दौर में पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले बाज नहीं आ रहे। मनीष तिवारी ने यह कहा कि जब अमेरिका में कमला हैरिस से लेकर के जो बाइडेन तक और ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन से लेकर के क्वीन एलिजाबेथ तक ये लोग टीका लगवा रहे हैं, तो भारत सरकार के मंत्री टीका क्यों नहीं लगा रहे? सरकार से जुड़े हुए लोग टीका क्यों नहीं लगवा रहे? कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह तक भी कहा कि हम बीजेपी वाला टीका नहीं लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी लगभग यही बातें पिछले दिनों कही हैं। आपको लगता नहीं सियासत करने वाले सियासत महामारी पर भी कर रहे हैं? भले ही रघु शर्मा ये कहें कि महामारी के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि महामारी से मुकाबला चाहे कोई राजनीतिक दल कहीं भी सत्ता में बैठा हो, मिलकर ही किया जा सकता है। ये हिंदुस्तान के आम और अवाम को बचाने की जद्दोजहद है। हाँ। और इसमें किसी प्रकार की पॉलिटिक्स को मैं उचित मानता नहीं हूं। ये जरूर है कि जैसे राजस्थान में हमने सारे पॉलिटिकल, लेकिन यहाँ के लोकल बीजेपी के नेता एक दिन भी गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री जी लोकल बीजेपी के नेताओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस लोकल बीजेपी के तारीफ की, राजस्थान के प्रबंधन की जी पूरा देश तारीफ कर रहा है, लेकिन यहाँ के बीजेपी के नेता एक दिन नहीं रुके और वो आलोचनाओं में ही लगे रहे। तो इसलिए ये कोई भी दल अछूता नहीं है। अगर आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वही काम किया। लेकिन लोकल बीजेपी के नेताओं की एक शिकायत भी है। टीकाकरण के पहले दिन जब वैक्सीन रोल आउट हो रही थी और सुबह में 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण शुरू हो रहा था और प्रधानमंत्री को पूरे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करनी थी, ऐसे में राजस्थान ने कुछ अलग तरीके का निर्णय लिया। राजस्थान ने टीकाकरण की शुरुआत की दोपहर 12 बजे। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रधानमंत्री जी को सबने सुना है पहले, फिर हमारे जो 167 सेंटर्स थे उनको हमने जोड़ा हुआ था ताकि मुख्यमंत्री उनसे संवाद करे, सबसे उनका मनोबल बढ़ाए। सारा मंत्रिमंडल बैठा, पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठी। अगर हमारे हेल्थ वॉरियर्स को टीका लग रहा है और सरकार का मुखिया उनका हौसला अफजाई करे या मंत्रिमंडल के लोग उनकी हौसला अफजाई करे, इसमें गलत क्या है? टीका लगा, सबने तारीफ की और ये समझाने की कोशिश की कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं आइए, टीका जरूर लगवाइए। और उसके बाद भी आपको सावधानी रखनी है। सेकेंड डोज 28 दिन बाद लगेगा, उसके 14 दिन बाद इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आप जो सावधानियां बताई गई है, चाहे मास्क लगाने की है, चाहे 2 गज की दूरी बनाने की बात है, चाहे समूह में एकत्रित नहीं होने की बात है, चाहे सार्वजनिक जगह पे नहीं थूकने की बात है, इन सावधानियों को छोड़ना नहीं है। टीका लगवाने के बाद भी ये बातें समझाना गुनाह नहीं है। आपने ये बात तो कह दी, अभियान को मजबूती दे रहे हैं। आपने ये बात तो कह दी कि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है और किस तरह की सावधानी बरतनी है। लेकिन खबर हमें ये मिली है कि टीकाकरण के पहले दिन राजस्थान के अलवर में 3 जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स थे जिन्हें टीका लगना था, टीका लगने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है। इसमें कितनी सच्चाई है और ये तबीयत किस वजह से खराब हुई है? क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हुआ है या माजरा कुछ और ही है? 16,613 लोगों को पहले दिन टीका लगना था, उसमें से 12,258 लोगों को टीका लगा। अब उसमें से 1-2 केसेस घबराहट के या उल्टी होने के आ जाते हैं, लेकिन उनको हमने 104 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस वहां पे रखा था ताकि किसी तरह की कोई आफ्टर इफेक्ट्स आए, उनको एड्रेस करने का सिस्टम भी डेवलप किया था। कोई परेशानी किसी जगह नहीं हुई। इक्के दुक्के केसेस आते हैं। ठीक है, ये तो वैक्सीनेशन की बात हो गई। अब रघु शर्मा जी, कुछ और भी मुद्दों को लेकर के मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सुना है कि फरवरी में नीमराना या जैसलमेर बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं और कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होगा। और क्या इस अधिवेशन से बड़ी खबर निकलने वाली है कि एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी बनेंगे? इसमें कितनी सच्चाई है? मेरी इससे पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हुई है। उन्होंने संकेतों में यह बात कही है कि हाँ, फरवरी में कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, हमारा अधिवेशन भी होता रहता है, कोई नई बात नहीं है।
और आने वाले समय में भी अधिवेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। राहुल गांधी पार्टी के नेता पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जिम्मेदारी उनकी अध्यक्ष की, सारी पार्टी की डिमांड है कि वो अध्यक्ष का पद संभाले, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हमारी पार्टी का अपना मामला है। हम क्या फरवरी के नेता भी नीमराना या चुनेंगे। जैसलमेर अधिवेशन में दोबारा से राहुल गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करें और हमारी पार्टी का वही नेतृत्व करेंगे। नीमराना या जैसलमेर अधिवेशन में यानी राहुल गांधी अध्यक्ष चुने जाएंगे, ये रघु शर्मा जी कह रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खबर है। नहीं, जैसलमेर की मैंने नहीं कहा, अधिवेशन के बारे में भी तय नहीं है कौन सी जगह अधिवेशन होगा और किस रूप में ये पार्टी इनको इलेक्ट करेगी, लेकिन पार्टी की ये डिमांड है कि राहुल गांधी कांग्रेस का और देश का नेतृत्व करें। जब राहुल गांधी की बात होगी तो किसान राजनीति की भी बात होगी, और किसान राजनीति की बात होगी तो फिर 26 जनवरी की बड़ी तैयारी किसान कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली के तौर पर। और सुनने में आ रहा है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा अब राजस्थान के किसान भी दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। क्या इस ट्रैक्टर रैली को राजस्थान गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा? देखिए, राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश का किसान पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे इस कड़ाके की ठंड में उन पे पुलिस की लाठियां बरसाई जा रही है, वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। कितना निर्दयी और निरंकुश शासन है। देश का अन्नदाता आज न्याय मांग रहा है। ये कानून किसके लिए बनाया? अगर उन्होंने किसानों के लिए कानून बनाया है भारत सरकार ने, तो किसान तो मानने को तैयार नहीं है। उनकी गर्दन चंद उद्योगपतियों के हाथ में देने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, और जिस ढंग से आनन फानन में बिल लेके आए, जब किसान खुश नहीं है, उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, मंडियां तबाह हो जाएगी, मंडियों में कितने लोगों को रोजगार मिलता है वो रोजगार खत्म हो जाएगा। एफसीआई के गोदाम जहां पे एमएसपी का गेहूं रखा जाता है और वही गेहूं बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों तक पहुंचता है। ठीक है। ये सारे सवालिया निशान इन 3 काले कानूनों के आने के बाद खड़े हुए हैं देश के सामने। किसान आज उद्वेलित है, परेशान है। अगर किसान की मांग है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए, तो भारत सरकार जिद क्यों कर रही है? हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। इन्हीं किसानों ने आपको सत्ता में बैठाया था। आज वो किसान नहीं चाहता है, भयभीत है, डरा हुआ है, क्योंकि देश के 70 साल में जितने भी लेकिन भारत सरकार जिसके ऊपर आप जिद करने का आरोप लगा रहे हैं, भारत सरकार का ये कहना है कि अगर हमें जिद करनी होती तो हम 10 राउंड की बातचीत नहीं करते, अगर हमें जिद करनी होती तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की बात नहीं मानते। और असल में किसानों को डराने की कोशिश सरकार नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। वो कांग्रेस जिसके राज्य में 6,427 रुपए हर मंथ की, हर महीने की इनकम एक किसान की हुआ करती थी। वो कांग्रेस जिसके राज्य में किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। वो कांग्रेस यानी यूपीए के शासन में जब किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या किया करता था, यही लोग डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही लोग सिख फॉर जस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं। यही लोग खालिस्तानी समर्थकों को सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कितनी शर्मनाक बात है। देश के अन्नदाता को आप खालिस्तानी बता रहे हो, आतंकवादी बता रहे हो। एनआईए ने सम्मन भी किया है 20 लोगों को। चीर के अनाज पैदा करके आज इस कोविड महामारी के दौर में किसान ने खेती नहीं छोड़ी। देश को पालने का जो काम करता है उसको बेइज्जत मत करो, उसको लांछित मत करो। और जिस ढंग की बातें बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। अंततोगत्वा इनको मानना पड़ेगा। किसान अपने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और उस जो काले कानून बने, ये काले कानून लाए किसके लिए, किसके हित के लिए है? बीजेपी क्यों नहीं जवाब दे पाती इन सब चीजों का? बीजेपी जवाब देती है ना, बीजेपी जवाब देती है। रघु जी, जिक्र नहीं है। इनका ये कहना, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर हमारा कानून नहीं मानते हैं, मान लीजिए केंद्र सरकार का बनाया कानून नहीं मानते हैं, तो वो लोग अराजक हैं और वो लोग राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक नहीं हैं, और एक तरीके से फिर वो देशद्रोह की श्रेणी में आ जाते हैं। वो लोग जो 370 को सपोर्ट करते हैं, ये लोग राष्ट्रवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। जो लव जिहाद को सपोर्ट करते हैं, ये लोग राष्ट्रवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और लव जिहाद के केसेस राजस्थान में भी आने लगे हैं, ऐसी बातें भी की जाती हैं। इस तरह के बयान दे दे के देश के किसानों के बीच में एक्सपोज हो रहे हैं बीजेपी के नेता। देश के अन्नदाता को अपमानित करना छोड़ जी दो सकते हैं, वो आपको बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं।
ऐसी जीत लोकतंत्र में नहीं चलती है। जब किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, आप बार बार बातचीत कर रहे हो, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? उसमें से एक मेंबर ने इस्तीफा दिया है, वो कह रहा है मैं इसका पार्ट नहीं रहना चाहता हूं। लोगों का विश्वास है ही नहीं, तो कमेटियां क्यों बना रहे हो? सीधे सीधे किसान मांग कर रहा है, इन 3 कानूनों को आप विड्रॉ करिए। आपको क्या क्या परेशानी है समझ में नहीं आ रही है। कानून जिसके लिए बना है वो उस कानून को नहीं चाहता है, फिर किसके हित में ये कानून बने हैं? ये शंका है कि उद्योगपतियों को किसानों की गर्दन और सौंपना चाह रहे हो। हवाई अड्डे देश के दे दिए, हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग के जो प्रॉफिट में थे संस्थान, उनको आपने दे दिया इन पूंजीपतियों को। अब किसान की गर्दन बची है, लेकिन उसको भी एनडीए दे गवर्नमेंट दोगे। का ये कहना है, किसान को रघु जी, तबाह करने एनडीए का गवर्नमेंट का ये कहना है हम लेके कानून वही लेकर के आते हैं, हम कानून वही लेकर के आते हैं जिसके जरिए देशभक्ति की भावना भी ओतप्रोत हो। अब देखिए ना, लव जिहाद का कानून यूपी से लेकर के हरियाणा तक और हरियाणा से लेकर के मध्य प्रदेश तक लव जिहाद वाला कानून लेकर के आया गया है। और कहा यह गया, एक समुदाय विशेष एक दूसरे समुदाय को की लड़की के साथ में शादी कर लेता है और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तित करने की कोशिश कराता रहता है। ये लव जिहाद जैसी कोई चीज है क्या? कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम देश के लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाने की राजनीति इस देश को तबाह करेगी। आपको सत्ता जरूर मिल सकती है, लेकिन इससे आम आदमी का भला होने वाला नहीं है। देश के विकास की बात करो, देश को आगे ले जाने की बात करो। देश के किसानों को बर्बादी और तबाही से बचाने के लिए इन कानूनों को वापस लो। ये निरंकुशता, आप सत्ता में अगर थंपिंग मेजोरिटी से बैठे हैं तो आप किसान की गर्दन नहीं मरोड़ सकते। उसकी गर्दन को चंद पूंजीपतियों के हवाले नहीं कर सकते, और ये कोई आदमी लोकतंत्र में आपको इजाजत नहीं देगा। और जब देश का किसान सड़कों पर बैठेगा तो कांग्रेस भी खामोश नहीं रहेगी। हम विपक्ष में जरूर है, लेकिन किसान इस देश की आत्मा है। किसान को अगर कुचलना चाहेंगे तो हम उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। ठीक है, रघु शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सुन रहे थे आप, और रघु शर्मा जी का ये कहना है कि हेल्थ सेक्टर में राजस्थान की बहुत पुख्ता तैयारी है, और हाँ, सियासत नहीं होनी चाहिए वैक्सीन के नाम पर। और इसके अलावा किसान राजनीति को लेकर रघु शर्मा का ये कहना था कि 26 जनवरी के लिए वाकई में सिर्फ 2-3 राज्य ही क्या बल्कि पूरे भारत का जो किसान है उद्वेलित है, और 3 जो काला कानून है ये एक तरह से किसानों का डेथ वारंट है, और किसानों का हित इसके जरिए नहीं सधेगा। अलग अलग मुद्दों पर आपने 2 स्वास्थ्य मंत्रियों को सुना।